जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। एक बात हम आपको और बता दें कि जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सब का सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। आप लोग को पता होगा कि आपके एग्जाम के लिए पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। उसी लिए हम लोग पीवाईक्यू लेकर के आए हैं आपके लिए। और आप अगर हमारा ये पूरा सीरीज देख लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक वगैरह में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर पीछा पूछा हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। जो भी हम लोग क्लास में आज पढ़ेंगे सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव का रिवाइज आप वहीं से कर लेंगे, लेकिन आपको इसका आंसर की आंसर की आपको खुद से बनाना पड़ेगा बाबू, ठीक है। आंसर की आपको वहां पे नहीं मिलेगा, हम फिर बता रहे हैं। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। पढ़ने में समझने में अच्छा रहेगा। चलिए हम आपको पहले ही बता दें, टोटल हम लोग जो है 40 क्वेश्चन करेंगे। और एक तरह से आप लोग टेस्ट भी देते हुए चलिएगा कि आप लोग कितना सही करते हैं। आंसर की तो बनाइएगा ना। तो क्या कीजिएगा, पहले आप लोग जो आपको जो लग रहा होगा जो आंसर सही होगा पहले वो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो आंसर बताएंगे उससे आप मैच कीजिएगा। सही होगा तो सही का टिक कर लीजिएगा, गलत होगा तो बाबू काट के जो आंसर बताएंगे वो लिख लीजिएगा। समझ गए। चलिए इसी तरह से करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। रज्जू मार्ग मतलब समझते हैं, झूला वाला रास्ता कहाँ पर है। बिहार शरीफ में है, राजगीर में है, गया में है या फिर बांका में। तो देखिए बिहार में जो है मतलब झूला वाला रास्ता आप लोग देखे होंगे पेड़ पहाड़ पे ऐसे करके एक तो झूला लगा हुआ होता है। इसमें इस तरह से लटका हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है रस्सी के मतलब तार के माध्यम से यहाँ पहुंचता है, फिर घूम करके वापस नीचे आता है। तो ये वाला रास्ता कहाँ में है पता है, राजगीर में है। राजगीर में पहाड़ है ना, वहीं पर। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। जमालपुर में है, मुंगेर में है, भगवानपुर में या दरभंगा में। जो भी आंसर आता है उस लिख लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद हमसे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो रेल वर्कशॉप जो है बाबू जमालपुर में। कहाँ है, जमालपुर में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में है। मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका में है, बांका में है या फिर बक्सर में है। तो मंदार हिल पूछ रहा है बाबू, मंदार हिल कहाँ में है, तो मंदार हिल बांका जिला में आता है। अगला है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी। बिहार का पहला रेल लाइन इस सब में से कौन था। मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेल या फिर बिहार रेल सेवा। तो बिहार का पहला रेल लाइन कौन था, सबसे पहली रेल लाइन कौन थी, तो ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ में है, ओडिशा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है या फिर पश्चिम बंगाल में है। तो बोला जा रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, यही आपको बताना है। तो ये तो भैया ओडिशा में है कि नहीं, तो ओडिशा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से छोटे पैमाने का उद्योग है। इस सब में से कौन छोटा पैमाने का उद्योग है, छोटा उद्योग है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो खिलौना उद्योग जो है छोटा पैमाने का उद्योग है, ये सब तो पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग में खोला गया था। कौन सा देश अपना सहयोग दिया था जो बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया, ठीक है। कौन सा देश जो है अपना सहयोग दिया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस के कारण जो है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र खोला गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1854 में, 1907 में, 1915 में या फिर 1923 में। कब हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना। तो ये तो बाबू आप सबको पता होगा कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। हैदराबाद है, बंगलुरु है या पूना है या अहमदाबाद है। चारों में से कौन सा ऐसा है जो सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है, सिलिकॉन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो बंगलुरु है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन है, मतलब कौन ऐसा चीज है जिससे सीमेंट बनाया जाता है, कच्चा माल का प्रयोग करता है। जैसे हम लोग को चीनी बनाना है, तो चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए, गन्ना चाहिए ना, तो गन्ना हो गया चीनी का कच्चा माल। उसी तरह हमको सीमेंट बनाना है, तो इन चारों में से क्या रहेगा जिससे सीमेंट बनेगा। तो देखिए बॉक्साइट किसका है, इसका एल्युमिनियम का, तो बॉक्साइट रहेगा तो एल्युमिनियम बनेगा। लोहा अयस्क से वो लोहा निकलेगा। ग्रेनाइट क्या है, तो ग्रेनाइट एक प्रकार का चट्टान है।
तो देखिए ये पूछा जा रहा है कि किसका उपयोग से सीमेंट बनता है, तो चूना पत्थर, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। युद्ध और शांति नाम का जो पुस्तक था वो कौन लिखा। प्लेखानोव लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय लिखा है, कार्ल मार्क्स लिखा है, या तुर्गनेव लिखा है। तो देखिए युद्ध और शांति नाम का पुस्तक कौन लिखा है बाबू, वॉर एंड पीस किसकी रचना है। देखिए युद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं वॉर, और को बोलते हैं एंड, पीस शांति क्या बोलते हैं, पीस बोलते हैं। तो ये किसने लिखा है, लियो टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। कार्ल मार्क्स कौन सा पुस्तक लिखा है, वॉर एंड पीस को लिखा है, टॉल्स्टॉय लिखा है, दास कैपिटल लिखा है, ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने। तो कम्युनिस्ट में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल जो है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक, कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक को लिखा, इसका युद्ध और शांति, तो अभी देखिए टॉल्स्टॉय लिखा था, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स लिखा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रू अगला प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, उसका मेन कौन था। लेनिन था, स्टॉलिन था, ट्रोट्स्की, ट्रोटस्की होगा यहाँ पे, ट्रोटस्की था, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन मतलब इन तीनों में से कौन था जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि लेनिन होगा भैया। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। समाजवादी का बाइबल किसको बोला जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, या इनमें से कोई नहीं। समाजवादी का बाइबल किसको बोला जाता है, दास कैपिटल को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भैया कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। जर्मनी में हुआ था, रूस में हुआ था, चीन में हुआ था, या क्यूबा में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग कब हुआ था ये भी पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, 5 मई 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, जर्मनी में। तो जर्मनी मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। जनवरी 1905 में हुआ था, फरवरी 1917 में हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था, मई 1919 में हुआ था। पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। याद रख लेंगे नवंबर 1917 में जो आपकी बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना। देखिए बस वही दिया था ना शुरू में, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, युद्ध, युद्ध और शांति किसकी रचना है। तो बस इसी को इंग्लिश में दे दिया, युद्ध को इंग्लिश में वॉर बोलते हैं, ये अब बोले भी किए थे आपको, शांति को पीस बोलते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टाई की रचना है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था, 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ का रहने वाला था। फ्रांस का रहने वाला था, जर्मनी का रहने वाला था, ब्रिटेन का था, या फिर ऑस्ट्रिया का था। तो नामे से देख रहे होंगे अंग्रेजवा वाला नाम है, अंग्रेज कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में कोलोन किसको बोला जाता था। विद्यार्थी को बोला जाता था, स्टूडेंट को, या फिर सैनिकों को बोला जाता था, फ्रांसीसियों को, या फिर चीनी नागरिकों को बोला जाता था। तो कोलोन हिंदी चीन में किसको बोला जाता था, फ्रांसीसी नागरिक को। किसको, फ्रांसीसी नागरिक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा मतलब जानते हैं जो आदमी द्वारा बनाया गया आपदा कौन है। बाढ़ है, भूकंप है, आतंकवाद है, या सुनामी है। तो कौन ऐसा आपदा है जिसको आदमी ने बनाया है। देखिए बाढ़ तो भगवान भरोसे है, भूकंप भी, सुनामी भी। आतंकवाद जो है वो मानव जनित आपदा है, इसको इंसान ने बनाया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अब किसी का घर में आग लग गया है तो क्या करेगा, वो आदमी को क्या करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, या फिर नन इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए जब किसी का घर में आग लग जाए तो आग बुझने का इंतजार करेंगे, भैया अरे बुझने दो, आग जब बुझेगा तब उसके बाद घर में जाएंगे। नहीं, ये तो गलत हो गया, सी तो गलत है। दरवाजे खिड़की बंद कर लेनी चाहिए, मतलब जो घर का गेट है दरवाजा ही बंद कर लें ताकि आग बाहर नहीं जा पाए। भैया ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, मतलब फायर ब्रिगेड वाला को बुलाएंगे जो आके घर का आग बुझा दे। अगला है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, मतलब कहीं पे सुखाड़ पड़ रहा है, सूखा हो रहा है, उसके लिए क्या कारक उत्तरदायी है।
वर्षा की कमी, हाँ भैया वर्षा कम हो जाएगा तो सूखा आएगा, सही बात है, ये तो सही है। भूकंप से कोई लेना देना नहीं है। अब बाढ़ आएगा तो सूखा काहे ले पड़ेगा, ज्वालामुखी का क्रिया होगा, ज्वालामुखी फटेगा सूखा पड़ेगा क्या, ये सब गलत है। तो वर्षा की कमी से सुखाड़ आता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। किससे संचार हो सकता है, बातचीत हो सकता है, प्रचार हो सकता है। संचार का मतलब क्या हुआ, अपना बात दूसरे तक पहुंचाना, ये तो संचार हुआ। तो समाचार पत्र के माध्यम से भी होता है, सही बात है। टेलीफोन के माध्यम से भी होता है, टीवी के माध्यम से भी हो जाता है। तो इनमें से सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक भूस्खलन ग्रस्त राज्य है, मतलब कहाँ पर जो है भूस्खलन ज्यादा होता है, धरती ज्यादा खिसकता है। देखिए, तो जो इलाका पहाड़ी है ना बाबू, वहां पर भूस्खलन होगा, पत्थर नीचे गिरेगा, पहाड़ के नीचे गिरेगा टूट टूट करके, उसी को भूस्खलन बोलते हैं ना, जमीन का खिसकना, भूमि का खिसकना, उसको भूस्खलन बोलते हैं। तो जो पहाड़ी राज्य वही होगा। तो उत्तराखंड में आप लोग जानते हैं कि उत्तरा पहाड़ी भाग है, तो उत्तराखंड वाला इलाका में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड होगा नहीं, मध्य प्रदेश होगा नहीं, उड़ीसा होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए, पहले हम लोग देखे थे कौन मानव जनित आपदा है, अब आपसे पूछ लिया गया कौन प्राकृतिक आपदा है। आग लगना, भैया आग तो आदमी लगाता है, आग लगना प्राकृतिक कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होगा। अब बोल रहा है बम विस्फोट, बम भी आदमी ही फोड़ता है। रासायनिक दुर्घटना, अब भैया आदमी केमिकल बनेबे नहीं करेगा तो रासायनिक दुर्घटना कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो रासायनिक दुर्घटना भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। यदि भूकंप मतलब सॉरी, भूकंप जो है, आदमी भूकंप ला नहीं सकता है, कुछ ऐसा कारण है, जैसे बम विस्फोट से थोड़ा मोड़ा धरती डोल गया, वो अलग बात है। लेकिन भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा में आता है, प्लेट के टकराने से होता है। ठीक है, अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको बोला जाता है, मतलब कौन सा ऐसा नदी है जो बिहार के लिए साफ है, समझ लीजिए। तो बिहार में जो है गंगा नदी नहीं, कोसी नदी जो हमेशा अपना पानी ला करके बिहार में बाढ़, बिहार को बाढ़ग्रस्त कर देती है। ठीक है, बाढ़ किसके कारण आता है, कोसी के कारण। तो इसीलिए कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। शोक मतलब दुख मनाना, एक तरह से बोल सकते हैं शोक को। ठीक है, अगला है, सुखाड़ क्या है। अब कहीं सुखाड़ आ रहा है, वो क्या है, आपदा है, मानव जनित आपदा है, या सामान्य आपदा है, या इनमें से कोई नहीं। कहीं पे सुखाड़ आ रहा है तो आदमी सुखाड़ कैसे ला सकता है, आदमी सुखाड़ नहीं ला सकता है। तो आदमी तो मानव जनित आपदा नहीं होगा। अब सुखाड़ या तो आपदा होगा या सामान्य आपदा होगा। सामान्य आपदा मतलब नॉर्मल, जैसे कोई बीमारी हो गया, जैसे आदमी है उसको बुखार हो गया, वो सामान्य आपदा। लेकिन सुखाड़ जो है ये आपदा है, सामान्य आपदा नहीं है, आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महासागर तल के कंपन का परिणाम है, मतलब कि देखिए हम आपको समझाएं तो कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा। देखिए, ये है आपका जमीन, सागर का स्तर। ठीक है, सागर जो मतलब जमीन के नीचे का स्तर। अब क्या हुआ, ई ऊपर में जल होगा, सागर है तो जल तो होगा ना भैया, ऊपर में जल है। अब बोला जा रहा है कि ई स्तर जो है, मतलब जमीन के नीचे का जो ई डोलने लगे, हिलने लगे, तो क्या होगा। तो एक थाली ले लीजिए आप लोग बाबू, ई तो करके देख सकते हैं घर पे। एक थाली ले लिए, उसमें पानी भर लिए, और थाली को जब हिलाएंगे तो ऊपर का पानी कितना तेज से इधर उधर जाएगा। तो वही बोला है, महासागर का यदि तल हिलेगा तो पानी में क्या होगा। अब महासागर में हिमस्खलन कैसे होगा, हिमस्खलन तो बर्फ वाला जगह पर होगा, बर्फ वाला जगह तो सागर में आएगा कहाँ से। तो जो बुड़बक ही लिख रहा हो तो पूरे बुड़बक है। चक्रवात, अब चक्रवात देखिए, चक्रवात जो है ना प्रेशर के कारण होता है, वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। ठीक है, ये आप लोग जब 11 में जाइएगा, अब जियोग्राफी ले लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। अभी चक्रवात मत समझिए इसको, चक्रवात जो है वायुमंडलीय दाब के कारण आता है, महासागर के कंपन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सुनामी आ जाएगा, पानी का लहर उठेगा और आकर के समुद्र का मतलब किनारे का इलाका को डुबा के लेकर चला जाएगा। तो महासागर के जमीन में जो कंपन होता है तो उससे क्या होता है, सुनामी आता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तिरंग नहीं होना चाहिए, तरंग होना चाहिए। कौन तरंग है, ये देखिए, पी तरंग है, या एस तरंग है, या टी तरंग है, या एल तरंग है। तो देखिए, प्राइमरी तरंग जो होता है, प्राइमरी वेव, उसको बोलते हैं पी तरंग, प्राथमिक तरंग। वही जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। तो जो तरंग सबसे पहले पहुंचता है उसी को हम प्राथमिक बोलेंगे, उसी को हम प्राइमरी बोलेंगे। तो इसीलिए पी तरंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, मतलब वोट डालने का सबसे कम आयु कितना है, बस यही बताना आपको। 17 साल है, 14 साल है, 19 साल है, या 18 साल है। तो वोट डालने का सबसे कम आयु कितना है बाबू, 18 साल जब तक नहीं पूरा वोट डाल पाइएगा, नहीं डाल पाएगा तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। भारत में पहला नगर निगम पटना में बना, मद्रास में बना, नागपुर में बना, या बम्बई में बना। पहला नगर निगम जो कहाँ बना था, मद्रास में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का हेड कौन होता है। ग्राम सेवक होता है, महापौर होता है, सरपंच होता है, या न्याय मित्र होता है। तो ग्राम कचहरी अगर आपका होगा तो सब फैसला करता है सरपंच को लेने के लिए, तो सरपंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है
कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन है भारत का? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है या उपराष्ट्रपति है? देखिए, यदि राज्य का पूछता, कोनो राज्य का पूछ देता तो राज्यपाल हो जाता। अब भारत का पूछ रहा है, मतलब पूरे देश का पूछा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। निम्न में से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? कौन ऐसा चीज है जो नगर निगम के इनकम का स्रोत नहीं है? देखिए, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन हम आपको करा रखे हैं, और ज्यादा बार आ गया है, इसीलिए ज्यादा चांस है कि इस बार भी आ जाए। ठीक है, तो नगर निगम के आय का कौन स्रोत नहीं है? मकान कर, मतलब आप जहाँ पर रहते हैं वहां पे कर लगाने का हकदार है इसको, तो ये तो होगा। जल कर, जहाँ का पानी पीते हैं वो भी होगा। शौचालय कर, ये भी होगा। लेकिन आप कितना कमाते हैं उस पर नगर निगम का कोई अधिकार नहीं है। तो यही जो आय कर है आपका, आपका इनकम का जो सोर्स है, उस पे जो टैक्स है वो जो है नगर निगम के इनकम का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? सवाल ने सभा है। इस सब में से कौन जो है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ठीक है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो आप लोग पढ़े होंगे पंचायती राज क्या होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इस तरह से परिभाषा होता है, उसमें ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायत समिति भी होता है, और जिला परिषद भी होता है। ठीक है, तो इसका डी जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये तो पूछ रहा था कौन नहीं आता है। अगला है, अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ था? कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था जिसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो नहीं है पूछा तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है ई नहीं है। कभी कभी पूछ देता है संघीय शासन की विशेषताओं को लिखे, तो याद रखिएगा ई तीनों उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, ई जो है उसका विशेषता नहीं है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ऐसा याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न और 40 क्वेश्चन। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, जैसा कि हम आपको पहले बताया कि 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र कौन सा राज्य में है? बिहार में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है या त्रिपुरा में है? तो लिच्छवी गणतंत्र की बात करें बाबू, तो आप लोग अगर इंडिया का मैप देखे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लिच्छवी गणतंत्र जो है ये आपका बिहार के आसपास में आता है। तो बिहार राज्य में था पहले। ऑप्शन में इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।